बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपने एल्गोरिथमिक टूल किट को जो है ना कंक्लूड करेंगे। हमने तकरीबन 14 लेक्चर्स, पहले जो 14 लेक्चर्स हैं हमारे, ये हमने एल्गोरिथमिक टूल किट के ऊपर गुजारने हैं। और इसमें हमने बेसिकली सीखा क्या कि एल्गोरिथम होता क्या है और सॉरी एल्गोरिथम जो है वो क्या काम करता है, एल्गोरिथम को लिखना कैसे है, एल्गोरिथम को बनाने की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं और किस तरह के एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, उनमें से बेहतर एल्गोरिथम कौन सा होगा। फिर हमने टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा, और टाइम कम्प्लेक्सिटी तो हमने बड़ी डिटेल से कैलकुलेट की, लेकिन स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो रह गई थी, तो वो आज के टॉपिक में हम इसको पूरा कर देंगे। तो हमारा ये एल्गोरिथम और उसके एनालिसिस वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, जो अगले लेक्चर्स के अंदर हमें काम आने वाला है। तो अनटिल नाउ वी मेनली फोकस्ड ऑन टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स। हमने देखा कि टाइम कम्प्लेक्सिटी फंक्शन कैसे बनता है, उसकी अपर लोअर बाउंड्स हम कैसे फाउंड करते हैं, उसको हम सिम्प्टोटिक नोटेशंस के अंदर किस तरह से लिखते हैं, उसके फंक्शन बनने के बाद अगर वो रिकर्सिव है तो हम उसको किन किन तरीक़ों से सॉल्व करते हैं। और हमने उसमें देखा कि हमारे पास 3 मेथड्स थे, जिसमें से एक था बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, द सेकंड वन वाज रिकर्जन ट्री मेथड एंड द थर्ड वन वाज द मास्टर्स थ्योरम। तो देर आर मैनी अदर मेथड्स, लेकिन हमने सिर्फ ये 2-3 मेथड्स ही पढ़े। और सॉरी इसके अलावा हमने ये देखा कि लूप्स का बिहेवियर कैसा है, हाउ लूप्स बिहेव, वट हाउ टू डिफाइन द नंबर ऑफ इटरेशंस ऑफ लूप, स्पेशली व्हेन दे आर नेस्टेड एंड देयर कंडीशंस आर वेरी कम्प्लेक्स टाइप, ठीक है ना। तो उसको हमने देखा। अब हम देखेंगे व्हाट इज स्पेस कम्प्लेक्सिटी, हाउ टू कैलकुलेट इट एंड व्हाट टू कंसिडर एंड व्हाट टू नॉट। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है क्या असल में? तो देखो, गिवन एन एल्गोरिथम, हाउ मच स्पेस, बाय स्पेस वी मीन मेमोरी, is required to finish the job. Means what is the job? Transforming input to output through a mechanism that is defined by the algorithm. अब ये जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारे पास है, जिस तरह टाइम कम्प्लेक्सिटी इज अ फंक्शन ऑफ n, n means input size, we define f of n or t of n or s of n, whatever it is. Similarly, space complexity is also defined as a function in terms of the input size n. तो हम आसानी के लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी को टी ऑफ एन और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को एस ऑफ एन से डिनोट करेंगे, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। यू कैन हैव एनी, यू कैन गिव एनी नेम, एफ ऑफ एन, टी ऑफ एन, एस ऑफ एन, पी ऑफ एन, क्यू ऑफ एन, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है। बट इट्स मेरा कन्वेंशन ये है कि मैं इसको टाइम कम्प्लेक्सिटी को टी ऑफ एन या एफ ऑफ एन और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को एस ऑफ एन से डिनोट करता हूँ। Now, by space we mean the extra memory being used. Original input n is not included. This must have to be kept in mind. ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल इनपुट के अलावा और कितना हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस चाहिए, वो और कितने चाहिए, दैट इज़ इन फैक्ट द स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। इनपुट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल जिस तरह हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इन कैटेगरीज में फॉल करता था, तो जस्ट लाइक टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी, द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड एज कि ये जो हमारे पास एल्गो है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कम्प्लेक्सिटी, तो इट एक्सपेंड्स इन फैक्टोरियल टाइम, एक्सपोनेंशियल टाइम, पोलिनोमियल टाइम एंड टाइम नहीं, स्पेस, फैक्टोरियल स्पेस, इट रिक्वायर्स एक्सपोनेंशियल स्पेस, ठीक है, इट रिक्वायर्स पोलिनोमियल स्पेस एंड लॉगरिथमिक स्पेस, लीनियर स्पेस, लॉगरिथमिक स्पेस, या सबसे बेस्ट कांस्टेंट स्पेस, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह इनके भी कैटेगरीज हैं, और इसको भी ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ लॉग, ऑर्डर ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ऑर्डर ऑफ n पावर 4, ऑर्डर ऑफ सम कांस्टेंट टू द पावर n और n फैक्टोरियल, इस तरह से इनको भी हम डिनोट कर सकते हैं। इट इज़ द सेम। और इनकी एसिम्प्टोटिक नोटेशन भी बिल्कुल उसी तरह, बिग ओ बिग थीटा, स्मॉल ओ स्मॉल थीटा, थीटा, और स्मॉल ओमेगा बिग ओमेगा, उसी तरह से आप इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि हम वर्स्ट केस एनालिसिस करते हैं हमेशा, कि ये मत बताइए हमें कि आप कभी कभी बहुत अच्छा कितना परफॉर्म करते हैं, ये बताइए जब आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं उस वक़्त में आपका बिहेवियर क्या होता है।
ठीक है ना, क्योंकि बंदे का पता भी उसी वक्त चलता है जब वो किसी आजमाइश में मुब्तला हो, तो तब उसका अंदर खुलता है। नहीं तो वैसे तो बंदा ऊपर से भन भन के रहता है, हर एक के सामने बड़े अच्छे अंदाज में जो है ना सलूक करता है, लेकिन उसका इम्तिहान तभी होता है कि मुश्किल वक्त में वो अपने आप को किस तरह से कंट्रोल कर सकता है। तो वो असल में उसकी असल उस वक्त दिखती है। तो आपका एल्गोरिथम किसी ख़ास इनपुट के लिए जी बहुत ही कमाल का है, ना इतना टाइम ले रहा है, ना कोई ख़ास स्पेस ले रहा है, लेकिन बाज़ केसेस ऐसे हैं, वर्स्ट केसेस के, जिसके अंदर वो बिल्कुल बैठ जाता है, वो आपका जो है समझे बहुत इनएफिशिएंट है। तो उस सूरत में हम कंसिडर इसी को करते हैं। इसीलिए आप ये अक्सर देखते होंगे कि मैक्सिमम हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं बिग ओ या बिग थीटा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ओमेगा स्मॉल ओ हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर कंसर्न विद द वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। So it means that we want to rate the algorithm in the appropriate category such that on any input what will be the maximum space in when we talk about space complexity, and what will be the maximum time if we are talking about time complexity, ठीक है, required to transform input to output. So most of the time we will use big O or थीटा नोटेशन, क्योंकि थीटा के अंदर भी हमारे पास अपर बाउंड मौजूद होती है, तो आप उसको बिग ओ भी लिख सकते हैं, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर देखा था कि हमारे पास 3 केसेस होते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, रैंडम या आर्बिट्ररी केस, और इस तरह हमारे पास एनालिसिस की भी 3 किस्में हैं जी, बेस्ट केस एनालिसिस, वर्स्ट केस एनालिसिस और एवरेज केस एनालिसिस, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह यहाँ पे होता है, यानी बेस्ट केस आपका वो इनपुट है जिस पे आपकी जिसको टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी सबसे कम होगी, और वर्स्ट केस वो आपका इनपुट है जिस पे आपकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होगी, ठीक है। तो ये और आर्बिट्ररी या रैंडम केस ये है कि कोई भी अगर इनपुट ले लिया जाए तो उसको हम कहते हैं रैंडम केस। अब जब आप कहते हैं कि इसका हमने बेस्ट केस एनालिसिस किया है और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ये आ गई, तो इसका मतलब इससे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता ये आपका फंक्शन या एल्गोरिथम। वर्स्ट केस एनालिसिस में हम ये बता रहे होते हैं कि इससे बुरी परफॉर्मेंस नहीं देगा। एवरेज केस एनालिसिस में हम ये बता रहे होते हैं कि अगर जितने भी केसेस थे, जितने भी पॉसिबल इनपुट इंस्टेंसेस हैं, उन सब की एवरेज ये आ रही है। तो रैंडमली अगर आपको इनपुट सेलेक्ट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये एवरेज केस का जो आंसर है इसके इक्वल होगा, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा भी तो वर्स्ट केस पे जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। एक एग्जांपल है बड़ी सिंपल सी, ताकि हम आपको स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में बताना शुरू कर दें कि हाउ टू कैलकुलेट द स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। देयर इज एन एल्गोरिथम नेम्ड एल्गो, और इनपुट में वो n एलिमेंट्स यानी इनपुट साइजेस n, वो किसी एरे में डिफाइन हो या अलग से वैल्यूज़ हों, इट डजेंट मैटर। और हमारे पास फंक्शन की बॉडी क्या है, या एल्गो की बॉडी, फॉर i इज इक्वल टू 1 to n एरे i इज इक्वल टू i, सिंपल, ठीक है। अब देखें इसमें आपके पास टोटल स्पेस कितनी चाहिए आपको। देखें, एक तो आपको पता है कि टोटल n एलिमेंट्स है, देयर आर n एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है, दैट इज़ एज एन इनपुट टू दिस एल्गोरिथम। और फिर आपको इस एरे के इंडेक्सेस, जो इंडेक्सेस हैं, उनके लिए आपको i का वेरिएबल चाहिए, एक मेमोरी लोकेशन और चाहिए। तो टोटल आपको जो स्पेस इस एल्गो को रिक्वायर्ड है वो है इनपुट n और 1 एक्स्ट्रा, दैट इज़ n+1। बट दिस इज़ नॉट द स्पेस कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने पहले बात की कि वी विल नॉट कंसिडर द टोटल स्पेस रिक्वायर्ड, we will consider the total extra space required, as we are not going to include the input size in it. So it is in fact Sn is equal to order of 1, or Sn is equal to just 1, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए और वो इस i वेरिएबल के लिए चाहिए, बस, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ c। देखिए, ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब होता है कि कोई भी कांस्टेंट टाइम, ठीक है। 1 मीन्स ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ c इज़ आल्सो कांस्टेंट, तो आप इसको ऑर्डर ऑफ 1 लिखें या ऑर्डर ऑफ c लिखें, इट डजेंट मैटर, इट्स जस्ट द सेम, ठीक है ना। तो बड़ी इजी सी एग्जांपल थी। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 2। सपोज यू हैव एन एल्गोरिथम जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, और उसके अंदर भी आपको एक एरे जिसका लेंथ n है, मीन्स इनपुट साइज आपके पास टोटल n है, 1 to n वैल्यूज़ है आपके पास, ठीक है। नाउ फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, एरे i इज इक्वल टू j, j इज समथिंग दैट हैजंट बीन
डिफाइंड, लेकिन हमें इतना पता चल रहा है कि आपको i के साथ एक और वेरिएबल j भी चाहिए। तो टोटल कम्प्लेक्सिटी n+2 है, लेकिन n को कंसिडर हमने नहीं करना, इसलिए हमारे पास कम्प्लेक्सिटी सिर्फ 2 रह जाएगी। तो 2 इज़ नथिंग बट ऑर्डर ऑफ 2। और याद रखिएगा, जब आप कोई कांस्टेंट लिखते हैं ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 4, तो आप इसको ऑर्डर ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सी भी लिख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे हमें दरकार नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो ये कांस्टेंट टाइम की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो कांस्टेंट टाइम को आप ऑर्डर ऑफ सी लिख दें, ऑर्डर ऑफ 1 लिख दें, ऑर्डर ऑफ 2 लिख दें, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ऑर्डर ऑफ 2 का मतलब है कि ये कांस्टेंट टाइम है, ठीक है। और एग्जैक्टली 2 हमें यहाँ बताना मकसूद नहीं, हमने उसकी सिर्फ कैटेगरी बतानी है कि ये कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट स्पेस में इसको चाहिए, या इसको लीनियर स्पेस चाहिए, या इसको पोलिनोमियल स्पेस चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सिंपली ऑर्डर ऑफ 1 भी लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी कैटेगरी कांस्टेंट है, इट इज़ नॉट एक्चुअली 1 और 2, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ सी, दे आर जस्ट द सेम। तो अगर आप किसी बुक में या क्वेश्चन में ऐसा देखें कि आपको एग्जैक्टली आंसर 2 मिल रहा है लेकिन आगे लिखा ऑर्डर ऑफ 1, तो इट डजेंट मैटर, ठीक है, इट इज़ द सेम। तो इस कन्फ्यूजन से जो है ना बाहर निकल आइएगा आप। अच्छा, अब एक थोड़ी सी वेरिएशन उसी प्रोग्राम के अंदर के बाकी सब कुछ सेम है। एल्गो इज़ द नेम ऑफ द एल्गोरिथम, इट टेक्स n वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ एरे एज इनपुट। और एल्गो के अंदर पहले स्टेटमेंट है न्यू एरे जिसका नाम है b और उसकी लेंथ बिल्कुल इतनी ही है, ठीक है। और फॉर i इजिकल टू 1 to n b i इजिकल टू एरे i, इसका मतलब ये सारे के सारी वैल्यूज़ जो एरे के अंदर हैं वो कॉपी करनी। याद रखिए कि यहाँ हमने जो बॉक्सेस के अंदर वैल्यूज़ लिखी हैं दैट आर नॉट द वैल्यूज़ इटसेल्फ, ये वैल्यूज़ खुद से नहीं है, ये सिर्फ एरे के इंडेक्सेस बता रहे हैं हम कि टोटल n वैल्यूज़ हैं। वो असल में वैल्यूज़ कौन सी उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, दैट मे बी 40, 50, 60, -90 एनीथिंग, ठीक है। ये सिर्फ इंडेक्सेस बता रहे हैं कि टोटल 1 to n वैल्यूज़ हैं, तो b के अंदर भी टोटल 1 to n वैल्यूज़ हैं, बस एग्जैक्टली वैल्यूज़ हम नहीं बता रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो अब देखें टोटल हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। देखें ओरिजिनल इनपुट के अलावा भी हमें n वैल्यूज़ चाहिए यानी n मेमोरी लोकेशंस चाहिए, और एक i का वेरिएबल है जो हमें एज एन इंडेक्स चाहिए। तो हमें टोटल n+1 ओरिजिनल n के अलावा मज़ीद n+1 मेमोरी लोकेशंस हमें चाहिए, तो दैट इज़ इनफैक्ट ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। तो ये अब हमारे पास ये है कि जो कांस्टेंट टाइम के कांस्टेंट स्पेस के बजाय लीनियर स्पेस के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का ये इसको आप देख सकते हैं। तो इजी एग्जांपल है, कोई इतना बड़ा इसमें कोई ज़्यादा साइंस इन्वॉल्व नहीं है, बस इतना आपने देखना है टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और ये कि वो वेरिएबल एक्स्ट्रा हों इनपुट साइज़ के अलावा हों, मतलब बस ये आपको देखना है। एक और एग्जांपल देख लीजिए ताकि थोड़ी सी वेरिएशन हो जाए, तो आपका जहन इसमें थोड़ा सा खुल जाएगा इंशाल्लाह। सेम एल्गो लेकिन न्यू एरे जिसका साइज़ है हमारे पास n/n। तो फॉर i इजिकल टू 1 to n, फॉर j इजिकल टू 1 to n, b i j इजिकल टू एरे i मल्टीप्लाई बाई j। हमें टोटल एक्स्ट्रा वैल्यूज़ कितनी चाहिए। देखिए हमें एक एरे चाहिए जिसके अंदर n रोज़ और n कॉलम्स हैं तो देयर आर n कॉलम्स एंड n रोज़, ठीक है। और आपके पास i और j दो वेरिएबल्स हैं, तो ये टोटल कितनी मेमोरी लोकेशंस हैं। दीज आर n रोज़ n कॉलम्स, so they are n स्क्वेयर, और +2 ये i और j के लिए, तो दैट इज़ इनफैक्ट ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। तो ये क्वाड्रेटिक स्पेस है, पोलिनोमियल स्पेस में क्वाड्रेटिक स्पेस है ये, ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेमोरी लोकेशन चाहिए। तो कुछ हमारे पास एल्गोज होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनके अंदर हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, वो मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसा कि ये एल्गोरिथम है। तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर, ये बहुत हाई कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है ना। तो स्पेस वाइज ये एल्गोरिथम इतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो ये तो था सिंपल। इसमें हमने लूप्स को देखा, तो देखें लूप्स को इतना ज़्यादा असर नहीं कर रहे हैं, हालांकि लूप्स यहाँ पे नेस्टेड लूप भी है, लेकिन ये टाइम कम्प्लेक्सिटी में तो इनका काम आ रहा है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी में इनका इतना ज़्यादा काम नहीं आ रहा। बस ये टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं वो हमें देखनी है। लेकिन आप देखेंगे रिकर्जन्स में ये बिहेवियर बिल्कुल चेंज है। तो रिकर्जन्स के अंदर रिकर्जन्स एक्स्ट्रा स्पेसेस लेते हैं, ठीक है।
लेकिन रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की स्पेस कम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने से पहले उसका एक प्री रिक्विजिट है, हमें उसको पढ़ना पड़ेगा पहले. तो बिफोर स्टार्टिंग टू एनालाइज द स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम वी नीड टू नो हाउ रिकर्जन्स एक्चुअली वर्क. अगर आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली लैंग्वेज को पढ़ा है तो असेंबली लैंग्वेज वाले बच्चों को अच्छी तरह से पता होगा कि जब भी कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है. आपके पास हर इंस्ट्रक्शन जो होती है वो 4 बाइट्स के अंदर सेव होती है. तो अगली इंस्ट्रक्शन रैम के अंदर, तो अगली इंस्ट्रक्शन जो है उसका एड्रेस करंट इंस्ट्रक्शन से 4 बाइट्स आगे होता है. तो जब आप किसी स्टेटमेंट के ऊपर हैं तो पीसी रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, उस जो करंट स्टेटमेंट बीइंग एग्जीक्यूटेड है उसका एड्रेस अपने पास सेव रखता है. लेकिन जब आप उससे किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो करंट स्टेटमेंट पीसी प्लस 4 का एड्रेस सेव कर लिया जाता है ताकि अब जब रिटर्न हो तो अगली स्टेटमेंट पर रिटर्न हो. ठीक है, तो वहाँ आपको एग्जैक्टली बहुत सी चीज़ें लो लेवल पे पता चल रही होती हैं. लेकिन चूंकि यहाँ हम वो चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे तो हम यहाँ ऊपर से देखेंगे कि रिकर्जन एक्चुअली काम कैसे कर रही है, उसकी बेसिक क्या है, एब्स्ट्रैक्शन में उसको हम देखेंगे. अच्छा, यहाँ आपको एक और चीज़ समझना ज़रूरी होगा. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल स्टैक, और स्टैक में भी कॉल स्टैक या रिकर्जन स्टैक. तो हम पहले स्टैक को पढ़ते हैं और फिर ये देखते हैं कि कॉल स्टैक और रिकर्जन स्टैक क्या होता है. देखिए, स्टैक की एग्जांपल के लिए हम एक सिनेरियो को कंसिडर करते हैं. सपोज यू वांट टू पुट दिस बॉल्स ऑन दिस टावर, और हम ये सपोज करेंगे दिस बॉल्स आर लाइक बीड्स कि जिसके अंदर देयर इज अ होल. ठीक है ना, तो सो यू कैन पुट दिस बॉल्स ओवर दिस टावर. तो अब देखें आप, वी फर्स्ट पुट द रेड बॉल, ठीक है, और अगेन वी पुट द ग्रीन बॉल. अब देखें 2 बॉल्स हमने पुट किए हैं. हमें अगर रेड बॉल को बाहर निकालना है, सो हाउ विल वी पॉप इट आउट? वी कैन नॉट पॉप इट आउट अनटिल वी पॉप द ग्रीन बॉल. तो इसका मतलब कि जिस बॉल को सबसे लास्ट के अंदर हमने इंक्लूड किया है इस लिस्ट में, उसी को सबसे पहले हम पॉप कर सकते हैं, उसी को सबसे पहले एक्सेस कर सकते हैं. उससे नीचे वाली वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं. सेम इज़ द केस इफ वी पुट ब्लैक बॉल ऑन टॉप ऑफ द ग्रीन बॉल. ठीक है, तो अब आप ग्रीन बॉल भी उस वक्त तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप ब्लैक बॉल को पहले हटाते नहीं. ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक्स. सिमिलरली इफ यू पुट ब्लू बॉल ऑन टॉप ऑफ इट, तो कैन वी गेट द ब्लैक बॉल बिफोर गेटिंग द ब्लू बॉल? नो. ठीक है, जो लास्ट के अंदर जिसको इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट के अंदर, तो पहले उसी को आउट पॉप करना पड़ेगा. We cannot, similarly we cannot insert a new ball between green and red ball until we pop the first 3 the top 3 balls, and then we include and then again push these green, black and blue ball over it. ठीक है ना, तो आंसर है नो. ठीक है, it is because there is only one way to remove or insert a ball, and that is just from top. You can remove or you can push a ball on top and you can remove from the top, nothing more. ठीक है, नीचे वाली वैल्यूज की एक्सेस आपको नहीं है. So we can insert any ball only at the top of other balls if there is any ball, and we can remove only the topmost ball at a time. So we do not have any direct access to any other balls except the one at the top. So such a list is called stack. देखो हमारे पास कई तरह की लिस्ट होती है. ठीक है, आपके पास एरे भी एक लिस्ट है. तो एरे से तो आप फेमिलियर हैं. तो एरे में क्या होता है, आप किसी भी आप इंडेक्स से किसी भी लोकेशन के ऊपर कोई वैल्यू अपडेट कर सकते हो. ठीक है, और उसको आप एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, इस तरह हमारे पास एक क्यू होती है, वो भी एक लिस्ट की तरह का डेटा स्ट्रक्चर है. इस तरह हमारे पास स्टैक भी है. ठीक है, तो हमारे पास स्टैक में स्टैक भी एक एरे की तरह लिस्ट है, लेकिन उसमें यह है कि आप इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ वन एंड से कर सकते हैं, दूसरे एंड से नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम उसको वर्टिकली समझने के बजाय हॉरिजॉन्टली ड्रा करने के बजाय एरे की तरह उसको हम वर्टिकली ड्रा करते हैं कि ये स्टैक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप कोई चीज़ पुश कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ों को स्टैक ही कहा जाता है. ठीक है, इसको मैं अभी आपको बताता हूँ. ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑपरेशन हैं, पुश और पॉप. पुश मीन्स यू वांट टू इंसर्ट
वट एवर दिस एक्स इज एट द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है, above the topmost element if there is any. If the stack is empty, it will be the first element, ठीक है. और pop means you will remove the topmost element, only one topmost element from the stack, ठीक है. So if there is nothing, stack is called empty. तो initially होता ये है कि सपोज हम देखें एरे को हमने हॉरिजॉन्टली ड्रा किया था, स्टैक को हम वर्टिकली ड्रा करते हैं. तो इनिशियली स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है. आफ्टर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग 5 ऑपरेशंस, तो स्टैक इस तरह लगेगा. हमने कहा पुश फर्स्ट, इसने फर्स्ट को पुश कर दिया. हमने कहा पुश सेकंड, उसने फर्स्ट के टॉप पे सेकंड को पुश कर दिया. फिर हमने कहा पुश थर्ड, उसने सेकंड के टॉप पे थर्ड को पुश कर दिया. हमने कहा पुश फोर्थ, थर्ड के टॉप पे फोर्थ. हमारे पास लास्ट वैल्यू, तो हमने कहा पुश लास्ट, तो फोर्थ के टॉप पे लास्ट वैल्यू को हमने पुश कर दिया. अब अगर हम कहते हैं पॉप, सिंपल वन पॉप ऑपरेशन, तो ये क्या करेगा, जो सबसे लास्ट में इन हुआ था उसी को इस लिस्ट से आउट कर देगा, ठीक है. तो द लास्ट एलिमेंट हैज बीन पॉप्ड आउट फर्स्ट. तो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट बिहेवियर ऑफ स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. द वैल्यू दैट वाज इंसर्टेड एट द एंड एट लास्ट, इट विल बी excluded from the list first, ठीक है. In other words, you can say first in last out, the value that was inserted first, it will be removed after every other value have been removed. So it is first in last out, in other words, ठीक है ना. तो आप इन अमूमन लास्ट इन फर्स्ट आउट इस्तेमाल होता है, ठीक है. तो लॉजिकली आप फर्स्ट इन लास्ट आउट भी कह सकते हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास इसका बिहेवियर होता है. तो हमारे पास रियल लाइफ के अंदर भी ऐसे होता है, ठीक है. So there is a stack of trays, so it is very safe to access the topmost tray at a time, ठीक है. नहीं तो बाकी ट्रेस टूट सकती हैं, आपका स्टैक ख़राब हो सकता है. सिमिलरली स्टैक ऑफ पेनीज, बॉक्सेस और इस तरह बहुत सी एग्जांपल आपकी रियल लाइफ के अंदर आपको मिल जाती हैं. तो हम स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं. आपने देखा होगा, आप जब बैंक में जा रहे हैं, तो आप जब बैंक में जाते हैं डिपॉजिट करने के लिए, तो वो आपसे स्लिप लेके, पेमेंट लेके उसको, या आपका बिल है जो भी है, उसके पास एक वायर सी होती है, तो उस वायर के ऊपर उसको स्टैक कर देता है, ठीक है ना. और अगला बिल आया तो वो उसके ऊपर स्टैक कर दिया, अगला बिल आया तो वो उसके ऊपर स्टैक कर दिया, ठीक है. तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ रियल लाइफ स्टैक. तो इस तरह बहुत सी मिसालें हैं जो हमारे इर्द गिर्द स्टैक की इस्तेमाल होती हैं. हमारी शॉप्स के अंदर आप देख लें, so if there are many crates of Pepsi, you can say, तो एक क्रेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा. तो अगर आप उससे अब कोई क्रेट मांगेंगे तो आपको कौन सा देगा? he will never give you the one that is at the bottom, क्योंकि उससे बाकी सबके गिरने का खतरा होता है. तो access is only from the top, ठीक है. you can insert another crate on top of that crate, but if you want to remove a crate, you will remove only from the top. तो ये कॉन्सेप्ट है जो हमने मेमोरी के अंदर भी इसको हमने इंक्लूड किया, ठीक है. तो अगर आप उसी कॉन्सेप्ट को मेमोरी के अंदर ले जाएं तो दैट इज़ कॉल्ड द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर. ये बड़ी एक एब्स्ट्रैक्शन है जिसके मैंने फंक्शंस आपको बताए हैं, क्योंकि उसकी यहाँ पे समझने की ज़रूरत थी. तो पहले तो आपको ये समझना है कि व्हाट एक्चुअली स्टैक इज़, स्टैक वर्क कैसे करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे आता है, वो आपने देख लिया, ठीक है. अब हम देखते हैं कॉल स्टैक क्या होता है. देखें, आपने प्रोग्रामिंग चूँकि पढ़ कर आए हैं तो आपको पता है आप फंक्शंस बनाते हैं. तो जब आप फंक्शंस बनाते हैं, जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, फिर वो दूसरा तीसरे फंक्शन को कॉल करता है, वो तीसरा चौथे को कॉल करता है. तो कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है और किस ऑर्डर के अंदर ट्रांसफ़र करना है, ये कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा? यही चीज़ हम स्टैक के ज़रिए कंप्यूटर में कंट्रोल कर रहे होते हैं. योर कंप्यूटर इनफैक्ट यूजेस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक, ठीक है. देयर इज एन इंटरनल स्टैक कॉल्ड द कॉल स्टैक. सो लेट अस सी इन एक्शन. देखो एक सिंपल सा फंक्शन हमने डिफाइन किया है. देखो यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कंसर्न नहीं है. एक सूडो कोड है जिसका कोई रूल नहीं होता लिखने का, बस कन्वेंशंस होते हैं. तो यू आर डिफाइनिंग एन एल्गोरिथम नोन एज ग्रीट, जिसका एक हमारे पास पैरामीटर्स हैं नेम. तो ग्रीट एक ऐसा एल्गो है जो इनपुट के तौर पे एक वैल्यू लेगा, स्ट्रिंग, दैट इज़ कॉल्ड नेम. एंड फिर उसकी बॉडी के अंदर क्या है, इट विल प्रिंट हेलो दैट नेम. फॉर एग्जांपल इट इज़ आदिल, सो हेलो आदिल. इट इज़ मैगी, सो हेलो मैगी, ठीक है.
और फिर वो कॉल करेगा एक दूसरे फंक्शन को, ग्रीट टू को। ग्रीट टू क्या करेगा, इसी नेम को से क्वेश्चन पूछेगा, हाउ आर यू आदिल, हाउ आर यू मैगी, हाउ आर यू फैज, जो भी नाम हो जाए, ठीक है। और फिर जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेगा तो इसकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, तो ये कंट्रोल दोबारा ट्रांसफ़र करेगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर इस फंक्शन को, ग्रीट फंक्शन को। तो प्रिंट करेगा गेटिंग रेडी टू से बाय, और उसके बाद ये कॉल करेगा बाय। तो कंट्रोल अब यहाँ से इस फंक्शन पे ट्रांसफ़र होगा, दैट विल प्रिंट ओके बाय। और जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कंट्रोल दोबारा से ग्रीट फंक्शन के पास जाएगा, जिसके पास अब एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ नहीं है, तो दैट विल फिनिश द प्रोग्राम, ठीक है। तो वर्किंग को आप समझ गए हैं, लेकिन कंप्यूटर कैसे पता चलेगा कि कहाँ रिटर्न करना है। भाई इस फंक्शन को किसने कॉल किया था, ये ज़रूरी तो नहीं है कि ग्रीट फंक्शन को हमेशा ग्रीट ही कॉल करे, हो सकता है इसको हमने बाय फंक्शन के अंदर कॉल किया हो। तो ग्रीट ने अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद रिटर्न कहाँ करना है, यहाँ पे कि यहाँ पे, यानी जो भी इसका फंक्शन था कंप्यूटर को याद रहना चाहिए कि इसको किस फंक्शन ने कॉल किया है, और वो ये चीज़ें स्टैक के जरिए कंट्रोल करता है। वी विल सी हाउ, ठीक है। तो लेट्स वॉक थ्रू व्हाट हैपन्स व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन ग्रीट। तो सपोज हमने इसको कोई भी नेम दे दिया, आदिल, फैज, सुलेमान, उस्मान, मैगी, कुछ भी नाम दे दिया। तो सपोज वी कॉल दिस फंक्शन ग्रीट मैगी, ठीक है। तो फर्स्ट योर कंप्यूटर एलोकेट्स अ बॉक्स ऑफ मेमोरी फॉर दैट फंक्शन कॉल एंड इनिशियली दैट बॉक्स इज एम्प्टी, सो योर स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। अब करता क्या है, जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया तो उसने जो फंक्शन था, यानी जो करंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो स्टैक का टॉप होता है। तो स्टैक ऑफ द टॉप इज, स्टैक कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट एंड दैट इज ग्रीट, और जिसके अंदर हमने कॉल किया हुआ था यानी उसके पैरामीटर्स थे मैगी, ठीक है, दैट नेम इज इक्वल टू मैगी। तो ये उसने सेव किया और कहा कि इस फंक्शन को अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब इस फंक्शन की अगली लाइन क्या है, प्रिंट हेलो नेम, तो इसने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो एवरी टाइम यू मेक अ फंक्शन कॉल योर कंप्यूटर सेव्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर दैट कॉल इन मेमोरी लाइक दिस, जैसा हमने आपको बताया, और यू प्रिंट हेलो मैगी। अब फंक्शन कॉल हुआ है ग्रीट टू, तो ग्रीट टू चूंकि अभी फंक्शन कॉल हुआ है और अब चूंकि कंट्रोल ग्रीट टू के पास है, इसलिए ग्रीट टू को मेमोरी के अंदर लोड कर दिया जाएगा। तो जो टॉप ऑफ द स्टैक है, ये हमने पहले आपको बताया, दैट इज इन फैक्ट द करंट फंक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, जिसके पास कंट्रोल है, ठीक है। इट विल प्रिंट हाउ आर यू, और जब ये प्रिंट कर लेगा हाउ आर यू मैगी एंड देन क्वेश्चन मार्क, तो चूंकि इसकी बॉडी पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो गई है, ये फंक्शन एंड हो रहा है। तो व्हेन अ फंक्शन इज गोइंग टू एंड, व्हेन यू आर गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन कॉल, सो यू आर गोइंग टू पॉप दैट वन। क्यों? ताकि इसका काम हो गया है, वी आर गोइंग टू पॉप इट। हम इसको रिमूव कर देंगे तो अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाएगा, ग्रीट, एंड ग्रीट वाज द फंक्शन दैट इन फैक्ट कॉल्ड ग्रीट टू। तो इसका मतलब कि ग्रीट टू के बाद लौटना किधर है कंट्रोल को, ग्रीट में। अगर बाय फंक्शन ग्रीट टू को कॉल करता तो ग्रीट टू से एक एलिमेंट पहले बाय होना चाहिए था, ताकि ग्रीट टू खत्म हो तो बाय, लेकिन चूंकि ग्रीट ने ग्रीट टू को कॉल किया है, इसलिए ग्रीट टू जब रिमूव हो जाएगा तो अब उससे अब जो टॉप ऑफ द स्टैक बनेगा दैट विल बी ग्रीट। तो हमें पता चलेगा कि आपने कंट्रोल इस फंक्शन पे भेजना है। तो जब कंट्रोल इस फंक्शन पे ट्रांसफर किया तो इट विल प्रिंट गेटिंग रेडी टू से बाय, ठीक है, गेटिंग रेडी टू से बाय। और उसके बाद क्या होगा ये देखिएगा कि टॉप मोस्ट बॉक्स ऑन द स्टैक इज फॉर ग्रीट फंक्शन नाउ, which means that you returned back to the greet function from greet2 function, ठीक है। So when we called the greet2 function, the greet function was partially completed, ठीक है। देखिए greet function की बॉडी तो बाय तक है, तो जब हमने greet2 को कॉल किया था तो greet मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, it was partially complete. So this is the big idea behind this section. When we call a function from another function, so the calling function is paused in a partially completed state, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे रखते इसलिए हैं कि जब ऊपर से ग्रीट टू पॉप हो जाएगा तो ये पार्शली
कंप्लीटेड स्टेट से दोबारा रिज्यूम स्टेट पे आ जाएगा। तो आपने जो इसके एक्शंस बाकी रह गए हैं इसकी स्टेटमेंट्स, तो उसको आपने रन करना है। आपको पता चले इनफैक्ट कि आपने कंट्रोल ट्रांसफ़र कहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये, तो जब आप फिर अब किसको कॉल करेंगे, बाय को। जब आपने बाय को कॉल किया, ठीक है, तो नाउ वी हैव डन विद greet to फंक्शन, ठीक है। तो greet to फंक्शन से हमने कंट्रोल ट्रांसफ़र किया कहाँ पे, नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। वी विल पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ, सो वी विल print getting ready to say buy and then we will call buy. When we will call this buy function, तो अभी देखें greet कंप्लीट नहीं हुआ। क्या देखें, greet फंक्शन तो तब कंप्लीट होगा ना जब buy फंक्शन कॉल होके रिटर्न हो जाएगा। तो इसका जब buy कॉल हुआ है तो अभी greet फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, और ये फंक्शन कंप्लीट होने से पहले किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो इस वक्त चूंकि फंक्शन इस फंक्शन के पास कंट्रोल है, तो इस वजह से इसको हमने लोड कर दिया स्टैक के टॉप पे, और इसमें कोई वेरिएबल्स नहीं थे क्योंकि इसका कोई पैरामीटर नहीं है, तो हमने सिंपल बाय ही लिखा है। तो अ बॉक्स फॉर दिस फंक्शन बाय इज एडेड टू द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर है ओके बाय, सो व्हेन वी विल प्रिंट ओके बाय एंड वी विल रिटर्न दिस फंक्शन फ्रॉम दिस फंक्शन कॉल, तो जब हम इस फंक्शन से रिटर्न हो गए, इट मीन्स दिस फंक्शन इज कंप्लीटेड नाउ, तो हम इसको पॉप कर देंगे। अब कंट्रोल दोबारा किसके पास है, ग्रीट फंक्शन के पास। अब ग्रीट फंक्शन में चूंकि कुछ और नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो फंक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, तो वी विल पॉप इट आउट टू, अब हमारे पास स्टैक एम्प्टी है। अब देखिए इस स्टैक के कॉन्सेप्ट को हमने किस तरीके से इस्तेमाल किया, ये याद रखने के लिए कि किस फंक्शन को कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है, ताकि ये पता चले कि अगर इस फंक्शन को हमने कंप्लीट करके, यानी जब कॉल किया तो पुश किया, कंप्लीट करके जब इसको पॉप कर दिया, तो अब इसको किसने कॉल किया था, अब वो टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर मौजूद है। तो ये पता चल जाता है कि कंट्रोल ट्रांसफ़र किस जो है फंक्शन को करना है हमें, ठीक है ना। इसको कहते हैं कॉल स्टैक। अब कॉल स्टैक विद रिकर्जन, ठीक है, ये तो सिंपल था, अभी हमने कोई रिकर्सिवली फंक्शंस कॉल नहीं किए थे, ठीक है ना। तो चूंकि रिकर्जन्स के अंदर भी फंक्शन कॉल हो रही होती है, तो जाहिर बात है कॉल स्टैक इस्तेमाल तो ज़रूर हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने अभी तक कोई रिकर्सिव फंक्शन को एज अ स्टैक हमने उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखी नहीं है, तो जब तक एक डिमॉन्स्ट्रेशन होना जाए आपको इतने अच्छे तरीके से उसका आइडिया नहीं होगा। सो वी विल सी हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो रिकर्सिव फंक्शंस आल्सो यूज दिस कॉल स्टैक। सो लेट्स लुक एट दिस इन एक्शन विद अ फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल आपने चूंकि पहले से किया हुआ है, तो ये कैसी एग्जांपल है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो कि व्हाट फैक्टोरियल इज, और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आपने फैक्टोरियल का रिकर्सिव फंक्शन भी ज़रूर बनाया होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो फैक्टोरियल 5 इज रिटन एज 5 फैक्टोरियल एंड इज डिफाइंड एज 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इस तरह 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, ठीक है। तो रिकर्सिवली हम इसको किस तरह से करते हैं डिफाइन, कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4, and then this factorial of 4 is equal to 4 multiplied by factorial of 3, and this factorial of 3 is equal to 3 multiplied by factorial of 2, and this factorial of 2 is 2 multiplied by factorial of 1, and factorial of 1 is equal to 1. It will not call this function again. तो recursion यहाँ पे anchor condition है हमारे पास, when n is equal to 1 you will just return 1 and stop, ठीक है। तो ये हमारे पास है I'm sorry। तो ये हमने उसको एक सिंपल एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखा है। वी आर गोइंग टू डिफाइन अ फंक्शन फैक्टोरियल फैक्ट, इट विल टेक जस्ट वन नंबर एज अ पैरामीटर, दैट मे बी x n m whatever you name it. So if that x is equal to 1, you are going to return 1 and nothing else, क्योंकि this is anchor condition, ठीक है। Otherwise if this value is not 1, if this value is greater than 1, then what will you return, that number. For example it is 3, so 3 multiplied by factorial of 2, so it will call factorial of 2, and that will be equal to 2 multiplied by factorial of 1, so it will call factorial of 1, and when it is equal to 1, it will just return 1. So when it will return 1 to this, so 2 multiplied by 1 is 2, and it will return 2 multiplied by 3 6, so answer will become 6. So let's see it line by line, ठीक है। हमारे पास फंक्शन है ये। तो सबसे पहले जब हमने फंक्शन कॉल किया फैक्टोरियल ऑफ 3, तो उसने स्टैक के ऊपर स्टैक एम्प्टी था, तो एट द टॉप ऑफ द स्टैक एक ही एलिमेंट मौजूद है, वो है फंक्शन फैक्टोरियल, और जो पैरामीटर x इज इक्वल टू
3 इस्तेमाल हुआ, तो वो हमने इसके अंदर पुट किया हुआ, ठीक है। अगली स्टेटमेंट, इफ x इज इक्वल टू 1, मीन इफ x इज इक्वल टू 1, तो दैट कंडीशन इज नॉट ट्रू, सो देयर विल बी नो चेंज इन द स्टैक। और फिर हम एल्स पे जाते हैं, तो एल्स कंडीशन ट्रू है, हाँ। तो अब जब एल्स की बॉडी में आएंगे तो हमारे पास चेंज आएगी। क्यों? एल्स की बॉडी क्या है? रिटर्न x मीन रिटर्न 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1 और फैक्टोरियल ऑफ 2। सो इन फैक्ट दिस इज अनदर फंक्शन कॉल। इनिशियली देयर वाज फैक्ट with x is equal to 3 as an argument. Now again this function is being called fact with x is equal to 2 as an argument. It is a recursive call, ठीक है। अब जब ये कॉल करेगा with x is equal to 2, ठीक है, तो दोबारा से हम देखते हैं इसकी बॉडी जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगी। Now we are in the second call to factorial function with x is equal to 2 and we know that the topmost function call is the call we are currently in, ठीक है, that has the control. So if x is equal to 1, x is not equal to 1 because x is equal to 2, so this condition, this statement will not be executed. We will go to else. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि both functions call have variable name x, but value of x is different. So you cannot access this x from this x, ठीक है। ये x अलग से उसने प्रिजर्व करके कहीं रखा हुआ है। ये कैसे है? ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर या किस तरीके से इसको ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज कर रहा है कंप्यूटर की और ऑर्गेनाइजेशन का। जब आप अगर पढ़ा है तो उसमें आपको पता चल गया होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर ये किस तरीके से सेव करता है। आपने जिन्होंने असेंबली खास तौर पे पढ़ी है तो उन्होंने देखा होगा कि उसमें जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। हमारे ख़ास तौर पे जिन्होंने क्यूटी स्पिम के अंदर काम किया है, मिप्स के अंदर, तो उन्होंने देखा होगा कि हमारे पास ए रजिस्टर्स भी होते हैं, एस रजिस्टर्स भी होते हैं, और मुख्तलिफ तरह के हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। तो हमारे पास उन रजिस्टर्स में फ़र्क क्या होता था कि एक वैल्यू को प्रिजर्व कर देते हैं और दूसरे प्रिजर्व नहीं करते हैं जब किसी फंक्शन के अंदर हम उनको कॉल कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो वो टोटली एक अलग टॉपिक है। हम बस इतना भी आपको यहाँ ये बता रहे हैं कि वैल्यू बज़ाहिर दोनों की एक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। तो हम इन दोनों को एक दूसरे से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम फैक्ट x इज इक्वल टू 2 पे काम कर रहे हैं तो फैक्ट x इज इक्वल टू 3 ये स्लीप मोड में है, तो यू कैन नॉट एक्सेस, ठीक है ना। इट इज़ नॉट एक्टिव। एक्टिव इज द वन ओनली जो टॉप ऑफ द स्टैक पे है, ठीक है। तो एल्स पर चूँकि x इज इक्वल टू 2, सो इफ कंडीशन तो फॉल्स है, एल्स पे जाएंगे तो एल्स क्या है? रिटर्न 2 मीन्स x मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल x माइनस 1 और 2 minus 1 is 1, so factorial of 1, so that is in fact another recursive call, ठीक है। तो हम दोबारा जाएंगे when x is equal to 1, ठीक है। तो if x is equal to 1, तो factorial of 1 कॉल हुआ है, तो और इसकी बॉडी में if x is equal to 1, तो हाँ जी कंडीशन ट्रू है, so it will execute return 1। तो जब ये फंक्शन x is equal to 1, ये वाला जहाँ x is equal to 1 था, कंप्लीट हो गया, तो अब हम इसको पॉप कर देंगे। जब इसको पॉप कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 रिटर्न के तौर पे मौजूद है, और फैक्ट 2 जब देखें टॉप पे था तो वो वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ पे आएगी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2, और फिर ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ से फिर यहाँ पे, तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटर्न x जब आप इस पे थे, जब x इक्वल टू 2 था, अब जब रिटर्न हुए तो रिटर्न वैल्यू हुई हमारे पास 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय व्हेन x इक्वल टू 2 दैट इज 2, तो इट विल रिटर्न 2। जब ये 2 रिटर्न करेगा तो ये फंक्शन भी कंप्लीट हो गया, तो फैक्ट x इक्वल टू 2 भी पॉप आउट हो जाएगा और रिटर्न करेगा 2। अब हम आ जाएंगे फैक्ट x इक्वल टू 3 पे, ठीक है। कॉल हुआ था यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट पे, तो लास्ट स्टेटमेंट पे जब ये रिटर्न किया इसने 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x इज 3, तो दैट बिकम्स 6। तो जब ये 6 रिटर्न किया तो ये भी ख़त्म हो गया और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से कॉल स्टैक काम करता है। विद रिकर्जन और विदाउट रिकर्जन कॉन्सेप्ट सेम है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कॉल स्टैक क्यों ज़रूरी होता है, पिछले फंक्शन को याद रखने के लिए कि उसको कॉल किसने किया था। अब हम आगे जब मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे तो आपको मज़ीद इंशाल्लाह इनका आइडिया अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो सो लेट्स सी। अब हमने चूँकि बेस पढ़ ली है, अब हम एक
एल्गोरिथम को रन करके देखते हैं। देखो ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है, इट्स नेम इट्स ए, और इसका इनपुट साइज है n। सो व्हेन दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वी आर गोइंग टू कॉल इट, ठीक है, रिकर्सिवली विद अ डिफरेंट पेरीमीटर n-1। और एंकर कंडीशन इसी में डिफाइंड है कि जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो कॉल करो, जब ये 0 हो जाएगा, माइनस होता होता तो कॉल नहीं करना। इफ़ की बॉडी के अंदर क्या ये कॉल करेगा और कुछ काम है जो फंक्शन की बॉडी है वो एग्जीक्यूट करेगा, हमें नहीं पता वो क्या है। सो देयर इज समथिंग, ठीक है। अब देखें ए ऑफ 3 फॉर एग्जांपल हमने कॉल किया है, हम इस फंक्शन को बिहेवियर को देखना चाह रहे हैं, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन को। ए ऑफ 3 जब हमने कॉल किया तो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस सॉरी दिस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो इट विल कॉल a of 2 and it will do something after the value of a of 2 is calculated। अच्छा फिर जब a of 2 कॉल हुआ है तो a of 2 is greater than equal to 1 कंडीशन ट्रू है, it will call a of 1 and after a of 1 is calculated it will do some work whatever it is। इसकी कम्प्लेक्सिटी सपोज ये जो लाइन है जो इसकी बॉडी में है जिसको भी हमने कमेंट किया हुआ है, इट टेक्स सम टाइम, कांस्टेंट टाइम c, ठीक है ना, तो इसको अब हम भी इतना ही कंसिडर कर रहे हैं। और a of 1 जब कॉल हुआ है तो when n is equal to 1, so 1 is greater than equal to 1 condition is true, it will call a of 0 and of course it will do something, but when it is a of 0 it will do nothing क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स है, तो ये सारी की सारी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, इट विल डू नथिंग। अब देखें ये है टोटल एक बिहेवियर। अच्छा सपोज हम इसको शुरू से ही a of 0 कॉल करें, a of 0, तो देखें बस a of 0 ही कॉल हो रहा है, एक दफ़ा ये फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके बाद मजीद ये कॉल नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा कॉल करते हैं, a of 1, अगर इसको विद पैरामीटर ऑफ 1 कॉल करते हैं तो एक दफ़ा तो कम से कम और अपने आप को कॉल करेगा। तो इट विल दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड 2 टाइम्स, फर्स्ट इनिशियली एंड सेकेंड रिकर्सिवली। और अगर आप इसको 2 पास करें तो a of 2, फिर जब ये माइनस हो जाएगा तो a of 1, और फिर जब ये 0 हो जाएगा तो a of 0, सॉरी ये 1 हो जाएगा तो फिर माइनस करके a of 0 को कॉल करेगा और फिर मज़ीद कॉल नहीं होगा। सो व्हेन यू आर कॉलिंग with n is equal to 2, so a of 2 will be the first call, then a of 1 and then a of 0, so total there will be 3 calls। और जब आप a of 3 के साथ कॉल करेंगे so a of 3 will call a of 2, a of 2 will call a of 1 and a of 1 will call a of 0 and there will be no more recursive call। So total call with 1 initial call and 3 recursive calls, it will be total 4 calls, ठीक है। तो अगर हम इसको इन जनरल कहना चाहें कि अगर आपके पास इनपुट साइज 0 है, यानी इफ n इज इक्वल टू 0 देन वी हैव टोटल 1 कॉल टू दिस फंक्शन। इफ n is equal to 1 then we have 2 calls, if n is equal to 2 then we have 3 calls, if n is equal to 3 then we have 4 calls। so in general if we have n as a parameter, so total calls to this function will be n plus 1, ठीक है। अब आप देखिए कि टोटल हमें स्टैक कितना चाहिए, स्टैक हमें कितना चाहिए। तो सपोज इसी फंक्शन को ले रहे हैं जिसको हमने रिकर्जन ट्री ड्रा किया a of 3। तो इनिशियली a of 3 को जब कॉल किया तो जैसे को फंक्शन कॉल होता है वो रिकर्जन स्टैक पे जाता है, ठीक है। और a of 3 से फिर a of 2 कॉल हुआ तो a of 2 भी स्टैक के ऊपर आ गया, a of 2 से फिर a of 1 कॉल हुआ वो भी स्टैक के ऊपर आ गया, और a of 1 ने a of 0 को कॉल किया वो भी स्टैक के ऊपर आ गया। लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। a of 0 जब कॉल हो रहा है तो ये कंडीशन चेक करने के बाद कुछ नहीं कर रहा, तो इट मीन इट विल रिटर्न। तो व्हेन इट विल रिटर्न दिस वैल्यू a of 0 विल बी पॉप्ड आउट एंड देन इट विल डू समथिंग एंड आफ्टर डूइंग समथिंग, ठीक है, इसकी बॉडी भी कंप्लीट हो जाएगी और a और 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इट विल आल्सो बी पॉप्ड आउट, ठीक है। इस तरह a of 1 जब रिटर्न हुआ तो इट आफ्टर रिटर्निंग इट विल डू समथिंग एंड देन फंक्शन विल बी कंप्लीटेड, सो a of 2 भी पॉप हो जाएगा।
और इस तरह जब ए ऑफ 2 ने अपनी वैल्यू रिटर्न कर दी है तो हम ए ऑफ 3 की बॉडी के अंदर थे, क्योंकि ए ऑफ 3 की बॉडी के अंदर ए ऑफ 2 कॉल हुआ था, तो उसके बाद इट विल डू समथिंग, ठीक है, एंड देन फंक्शन विल बी कंप्लीटेड। जब फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ए ऑफ 3 भी पॉप आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखें, जितने हमारे पास नोड्स हैं फंक्शन, यानी जितनी दफ़ा फंक्शन कॉल हो रहा है उतने ही हमें मैक्सिमम ब्लॉक्स चाहिए स्टैक के, ठीक है। तो वी कैन सी दैट फॉर एन इनपुट साइज ऑफ n we need a stack of height n plus 1 that is in fact equal to the total number of calls to this function in this case, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टैक का एक ब्लॉक इट कंसिस्ट ऑफ सम k मेमोरी लोकेशंस, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 4 बाइट्स की लोकेशन हो, 5 बाइट्स का एक ब्लॉक हो, वो कितना भी हो, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। So that block consists of some k memory locations and there are total n plus 1 blocks. So we need total k into n plus 1 memory locations. So total space required is k into n plus 1, which is nothing which is nothing but order of n. So you can write k into n plus 1 as order of n because the maximum order term, ठीक है, the maximum exponent of this variable n is only 1, so it is a linear space, it requires only linear space, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ n इसका आंसर है। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन के बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह से देखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी दफ़ा फंक्शन कॉल हो रहा है उतने ही मेमोरी स्टैक की लोकेशंस आपको चाहिए। सी हाउ, तो ये मैं आपको बताता हूँ अगली एग्जांपल में। देखिए ये एक और एग्जांपल है, ये हमारी लास्ट एग्जांपल है आज की। इसमें क्या है कि a of n where n is some input size, ठीक है, if n is greater than equal to 1 you are going to call this function a 2 times recursively with the parameter n minus 1 and between these two recursive calls there is a print statement, ठीक है। अब आप इसका बिहेवियर देखिए। When you are going to call a3, so 3 is greater than equal to 1, it is going to call a of n minus 1 or in other words a of 2 times, and in between those two calls it will print 3. I think that is very obvious, ठीक है। So when it will call a of 2, so 2 is greater than equal to 1, so it is going to call a of 2 minus 1 or a of 1 2 times, but between those two recursive calls it will print that value of n. So a value of n is 2, see value of n is 2, but function will be called with a value 1 less than this value n. So when this when 3 will be printed, so the recursive call contains 2, ठीक है। when 2 will be printed the recursive call will take 1 as the argument, इसको ध्यान में रखें। और अगली दफ़ा when n is greater than equal to 1 condition is true, so it will print 1 and before and after this 1 there is a recursive call a of 0, ठीक है। and if n is equal to 0, so n is not greater than equal to 1, so it will do nothing, ठीक है। so same will happen for this a of 1 as well, ठीक है, and similarly for this a of 2 the same will be repeated, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल फंक्शन कॉल बन गए, ठीक है। क्योंकि a of 3 कॉल करेगा सबसे पहले a of 2 को, इस a of 2 को वो तब तक कॉल नहीं कर सकता क्योंकि जाहिर बात है ऑर्डर सीक्वेंशियल है। तो जब तक देखें a of 3 ने कॉल किया a of 2 को, तो ये a of 2 में चला गया। अब जब तक वो वैल्यू वहाँ से रिटर्न होके यहाँ नहीं आ जाती, ये 3 को प्रिंट करके अगली a of 2 को कॉल नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हिस्सा बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले a of 2 को कॉल किया, a of 2 ने a of 1 को कॉल किया, a of 1 ने a of 0 को कॉल किया, इसकी वैल्यू रिटर्न होके आई, इसने 1 प्रिंट किया। उसके बाद उसने दोबारा से यहाँ a of 0 को कॉल किया, इसकी वैल्यू रिटर्न होके आई, तो ये हो गया a of 1 जो यहाँ पे कॉल हुआ था। फिर इसने 2 प्रिंट किया और फिर दोबारा से a of 1 को कॉल किया, जिसने ये सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट किया, तो ये a of 1 की वैल्यू यहाँ रिटर्न हो गई। तो हमारे पास a of 2 कंप्लीट हो गया। a of 2 जब कंप्लीट हो गया, ये पहले वाला a of 2 था, इसके बाद प्रिंट करना है 3 और फिर a of 2 दोबारा, जिसने
ये सारे का सारा ट्री दोबारा जनरेट किया, ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अब टोटल हमारे पास कॉल्स कितनी हैं, तो वो अगर हम देखें तो व्हेन इट इज़ ए ऑफ ज़ीरो देयर इज़ ओनली वन कॉल, क्योंकि ये मजीद किसी को कॉल नहीं करता, तो ये फंक्शन की एक ही कॉल है, दैट इज़ द सेल्फ कॉल, यानी जो इनिशियल कॉल है, सॉरी। लेकिन जब ए इज इक्वल टू वन कॉल होता है, सॉरी एन इज इक्वल टू वन, यानी ए वन कॉल होगा, तो ये ए ऑफ ज़ीरो को 2 दफ़ा कॉल करता है, और ए ऑफ वन खुद तो ये जो इनिशियल कॉल थी वो हुई थी, तो टोटल 3 कॉल्स हैं हमारे पास। और ए ऑफ टू के लिए टोटल कॉल्स को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉल्स, और ए ऑफ 3 के लिए अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कॉल्स, ठीक है। सो in general for n there are some m calls. So what is the relation between two? That can be defined as 2 raised to the power n plus 1 minus 1, ठीक है। तो you can see that 1 is nothing but 2 raised to the power this 0 plus 1 minus 1, and 1 and this 3 is nothing but 2 raised to the power this 1 plus 1 minus 1, and 7 is nothing but 2 raised to the power this 2 plus 1 minus 1, and 15 is nothing but this 2 raised to the power 3 plus 1 minus 1. So it means that m will be nothing but 2 raised to the power this n plus 1 minus 1. So total calls are 2 raised to the power n plus 1 minus 1. So this is a huge number. When you have got an input size of n, so there are, in fact, it grows exponentially. So it seems that total space will be, how much total space will be required? 2n plus 1 minus 1 locations, blocks. And if every block consists of some k memory location, so you can multiply it with k. So which is the higher order term? 2 power n. You can write it as an order of n. But in fact this is not the case. Why? यही ये चीज़ समझाने के लिए मैं रुका हूँ आपके। असल में बात यह है कि ये बिल्कुल इतनी बात तो ट्रू है कि ये टोटल 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 नोड्स हैं। इतनी कॉल्स तो इस फंक्शन इतनी दफ़ा कॉल हुआ है, लेकिन क्या इसके लिए स्टैक की हाइट भी इतनी चाहिए? ऐसी बात नहीं है। कैसे? हम स्टैक का बिहेवियर देख लेते हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहले क्या कॉल हुआ है जी? ए ऑफ 3। तो जब ए ऑफ 3 कॉल हुआ है तो ए ऑफ 3 को हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। ए ऑफ 3 ने कॉल किया ए ऑफ 2 को, तो ए ऑफ 2 को हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। ए ऑफ 2 ने कॉल किया ए ऑफ 1 को, हमने ए ऑफ 1 को स्टैक के अंदर पुश कर दिया, ठीक है। ए ऑफ 1 ने कॉल किया ए ऑफ 0 को, हमने ए ऑफ 0 को पुश कर दिया। लेकिन ए ऑफ 0 के पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो ये बगैर कुछ किए ही कंप्लीट हो जाएगा और ये पॉप हो जाएगा, और पॉप होने के बाद ये प्रिंट करेगा, ठीक है, 1। और उसके बाद ये अगली दफ़ा ए ऑफ 0 को कॉल करेगा, तो जब कॉल करेगा इसको हम पुश कर देंगे। लेकिन चूंकि इसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा? बगैर कुछ किए कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी पॉप हो जाएगा। अब देखें, ए ऑफ 1 के पे जो है ना कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन ए ऑफ 1 ने जब ए ऑफ 0 और 1 प्रिंट करके दोबारा से ए ऑफ 0 को भी कैलकुलेट कर लिया, तो अब इसके पास मज़ीद कोई लाइन नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ए ऑफ 1 भी पॉप हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट ऑफ 2 रह जाएगा। तो हमने 2 प्रिंट कर दिया। अब मज़ीद अगली दफ़ा क्या है? ए ऑफ 1 दोबारा कॉल हो रहा है, तो हमने ए ऑफ 1 को दोबारा से पुश कर दिया मेमोरी के अंदर, स्टैक के अंदर, ठीक है। और ए ऑफ 1 ने कॉल किया ए ऑफ 0 को, तो ए ऑफ 0 को हमने कर दिया पुश मेमोरी के अंदर। अब ए ऑफ 0 के पास कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा ये, तो ये बगैर कुछ किए ही कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इसको भी हम पॉप कर देंगे। पॉप को मैंने भी फ़िलहाल इसको स्ट्राइक थ्रू के ज़रिए बता रहा हूँ। और उसके बाद हमने प्रिंट करना था 1, हमने 1 प्रिंट कर दिया। अच्छा, फिर ए ऑफ 0 को कॉल करेगा दोबारा बगैर कुछ किए, ये भी हो गया पॉप। ए ऑफ 1 कंप्लीट हो गया, तो ये भी पॉप हो जाएगा। ए ऑफ 2 भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि ए ऑफ 2 ने जो 2 दफ़ा ए ऑफ 1 को कॉल करना था और दरमियान में 2 प्रिंट करना था, वो इसने कर लिया है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये प्रिंट ऑफ 3 की तरफ जाएगा और 3 प्रिंट करेगा प्रिंट, और ये ए ऑफ 2 यहाँ से पॉप हो जाएगा। अब स्टैक के ऊपर सिर्फ ए ऑफ 3 मौजूद है, ठीक है। ए ऑफ 3 ने जो पहली दफ़ा ए ऑफ 2 को कॉल किया था वो सारा काम हो चुका। अब ये 3 को प्रिंट किया, अब दोबारा से ए ऑफ 2 को कॉल कर रहा हूँ, ये सारा
काम दोबारा से होगा। तो दोबारा देख लेते हैं। ए ऑफ टू को, चूंकि कंट्रोल ए ऑफ टू के पास जा रहा है तो ए ऑफ टू को हमने पुश किया, ए ऑफ टू ने ए ऑफ वन को कॉल किया तो ए ऑफ वन को पुश किया, ए ऑफ वन ने ए ऑफ ज़ीरो को कॉल किया, ए ज़ीरो को हमने किया पुश, ए ज़ीरो बगैर कुछ किए कंप्लीट हो गया और उसके बाद उसने वन प्रिंट किया ए ऑफ वन ने। उसके बाद ये दोबारा ए ऑफ ज़ीरो के पास जाता है लेकिन वो वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। ए ऑफ वन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब इसने प्रिंट किया टू। अब दोबारा ए ऑफ वन कॉल किया, ए ऑफ वन ने ए ऑफ ज़ीरो को कॉल किया बगैर कुछ किए, ये कंप्लीट हो के पॉप हो जाएगा और वन प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा ए ऑफ ज़ीरो को कॉल किया बगैर कुछ किए, इसकी बॉडी वैसे, क्योंकि बॉडी में सिर्फ एक कंपैरिजन है और कुछ भी नहीं है तो ये फंक्शन कंप्लीट होके पॉप हो जाएगा। तो ए ऑफ वन कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जो दो फंक्शन और जो प्रिंट स्टेटमेंट थी ये कंप्लीट हो चुकी हैं, तो ए ऑफ वन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये कंट्रोल किसको, जब ये इसको पॉप करेंगे तो कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र होगा, जो पहले जो इस पर टॉप ऑफ द स्टैक है, दैट इज ए ऑफ टू। तो ए ऑफ टू भी चूँकि कंप्लीट हो चुका है तो अब ये कंट्रोल ट्रांसफ़र करे, सॉरी ये हो जाएगा पॉप और कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा जो अभी टॉप ऑफ द स्टैक है। ए ऑफ थ्री भी चूँकि कंप्लीट हो चुका है, इसकी सारी बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी है तो अब ये भी पॉप हो जाएगा। तो अब देखें टोटल 15 कॉल्स हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ भी देखें 8 9 10 11 12 13 14 15। लेकिन मेमोरी लोकेशन कितनी चाहिए थी हमें, सिर्फ 4। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ट्री के अंदर जितनी नोड्स मौजूद हैं फंक्शन कॉल की उतनी ही हमें स्टैक की हाइट चाहिए। देखें जितने भी ए ऑफ ज़ीरो थे वो एक लेवल के ऊपर कॉल हुए हैं, ए ऑफ वन जितने भी थे वो एक लेवल के ऊपर कॉल हुए हैं, ए ऑफ टू जितने भी थे वो एक ही लेवल के ऊपर कॉल हुए हैं और ए ऑफ थ्री जितने भी थे वो एक ही। इसका मतलब कि जितने लेवल्स होंगे, ए देखिए ट्री के लेवल है, ए ये है रूट लेवल, ये अगला लेवल, ये तीसरा चौथा, तो जितने ही ट्री के लेवल्स हैं उतने ही आपको इनफैक्ट ट्री स्टैक की हाइट चाहिए, ठीक है। तो यू कैन सी दैट फॉर एन इनपुट साइज ऑफ n we need a stack of height only n plus 1. For 3 that is 3 2 1 0, so total 4. If it is 4 then 4 3 2 1 0 that becomes 5. And if every block consists of some k memory location, so total memory required or space complexity will be nothing but order of n. So it seems that it is 2 power n but it is not in fact 2 power n, it is just order of n, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इट इज़ समटाइम्स ट्रिकी, लेकिन अगर आप इसको आप गौर से देखेंगे तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है। आप इसको 2-3 दफ़ा इससे गो थ्रू हो जाएं, इस एग्जांपल को बार बार देख लें तो ये मसला ही आपके लिए हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा अब हम इसकी इसी फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। अच्छा आप क्वेश्चन करेंगे जी टाइम कम्प्लेक्सिटी तो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो अभी तो हम आज के दिन स्पेस कम्प्लेक्सिटी पढ़नी थी, वो पढ़ ली तो लेक्चर कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन ये किसी खास वजह से आपको मैं अभी यहाँ पे इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करना बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखें हमारे पास फंक्शन है ये, सो टी ऑफ एन विल कॉल the same function with n minus 1 parameter 2 times. So if time required for a of n is t of n, then time required for a of n minus 1 will be t of n minus 1, and that is called 2 times. So t of n is equal to 2 times this t of n minus 1 plus some c. This c is some constant time required for this comparison or this print or whatever it is, ठीक है ना। So all of this is true when n is greater than equal to 1, but if n but if this n is equal to 0, then ये थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, it is not n, it is just c, it is just c, okay, क्योंकि वो सिर्फ कंपैरिजन कर रहा है इन सम कांस्टेंट टाइम एंड नथिंग मोर। अच्छा अब हम देखें इसको बैक सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करते हैं, बिकॉज इट कैन नॉट बी सॉल्व बाय मास्टर्स थ्योरम, क्योंकि ये मास्टर्स थ्योरम के पैटर्न के ऊपर नहीं है, वहाँ पे एन डिवाइड बाय समथिंग होना जरूरी है। तो दैट वर्क्स ओनली फॉर दोज एल्गोरिथम्स दैट यूजेस डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी, एंड दिस यूजेस रिड्यूस एंड कंकर, ठीक है ना। तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2t n minus 1 plus c, दैट इज द ओरिजिनल इक्वेशन
First, next iteration is n minus 1. So we will put n minus 1 in place of every n in this equation. So it will become t of n minus 1 is equal to t of n minus 1. This minus 1 and this plus c is the original one. So it will become 2t n minus 2 plus c. Next iteration is n minus 2. So we will put n minus 2 in place of this n in equation 1. So it will become t of n minus 2 is equal to 2t n minus 2 minus 1 plus c. So it will become 2t n minus 3 plus c. और ये तीनों इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे काम आएंगे. ठीक है. नाउ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 इज t of n is equal to 2t n minus 1 plus c. So if you replace this whole t of n minus 1 with this 2t n minus 2 plus c, so what will you get? 2 square t of n minus 2 plus 2c plus c. Okay. Ab put this equation 3 in this equation 2. So in place of t of n minus 2 I will place 2t n minus 3 plus c. It results in 2 power cube t of n minus 3 plus 2 power 2c plus 2c plus c. So suppose we reach the anchor condition after some k calls. So it is n minus 1, n minus 2, and after some n minus k we reach anchor condition. So we know that जहाँ ये अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ की 2 पावर 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 पावर 2 है, यहाँ 3 है तो 2 पावर 3 है. तो अगर हम किसी नंबर से यहाँ माइनस कर रहे हैं दैट इज k, तो 2 की पावर भी वही k होगा. ठीक है. और ये सीरीज कहाँ तक चलेगी? तो देखें ये c प्लस 2c प्लस 2 पावर 2c, तो इसका मतलब अगला होगा 2 पावर 3c, अगला 2 पावर 4c. तो ये कहाँ तक जाएगा? देखें जो भी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है 3, ये जो लास्ट वैल्यू है c प्लस 2c प्लस 2 पावर 2, तो इसकी जो पावर है 2 की ये 1 लेस देन दिस नंबर. सो इफ दिस इज k, दिस इज k माइनस 1. सो सीरीज विल बिकम c प्लस 2c प्लस 2 पावर 2c प्लस अप टू 2 पावर k माइनस 1c. ठीक है. अब इसी चीज को देखिए, हमें पता है एंकर कंडीशन क्या है, t ऑफ 0. यहां पे देखें t ऑफ 0 इज इक्वल टू c. तो एंकर कंडीशन है हमारे पास t ऑफ 0. So it means that n minus k must be equal to 0 because we are supposing that after subtracting k from n it becomes yani it reaches the anchor condition, and anchor condition is t of 0. So it means n minus k is equal to 0, or in other words n is equal to k. So we will put n in place of k. So in place of k this n, and in place of k n minus n becomes 0, and this k will also become n. So this is the series, and t of 0 we know it is c. Here t of 0 is c. So if we take c as a common, it will become 1 plus 2 square plus up to 2 power n. And if we use the sum of series formula for geometric series, so we will get 2 power n plus 1 minus 1. ठीक है. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो मैक्सिमम ऑर्डर टर्म जो है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म, दैट इज 2 पावर n. सो इट इज ऑर्डर ऑफ 2 पावर n. सो वो जो 2 पावर n नोट्स थे दैट वाज इनफैक्ट इंडिकेटिंग द टाइम कम्प्लेक्सिटी, नॉट स्पेस कम्प्लेक्सिटी. हमारे पास ये जो 2 पावर n आ रहा था शुरू में, जिसको हम टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी गलती से समझ रहे थे यहाँ पे. ठीक है. तो दैट इज नॉट इनफैक्ट स्पेस कम्प्लेक्सिटी, दैट इज इंडिकेटिंग इनफैक्ट हाउ टाइम कम्प्लेक्सिटी इज कैलकुलेटेड. ठीक है. तो अब हमने इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को एग्जीक्यूट जो है ना वो देख लिया. अब हमारी अप्रोच क्या थी उसकी, अब ये मैंने ये टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आज के लेक्चर में क्यों डिस्कस की, उसकी वजह ये है कि मैं इस एल्गोरिथम्स के टॉपिक को जो एनालिसिस है इसको आज कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, और आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल टाइम, दिस इज़ टू मच, ये बहुत ज़्यादा है. क्योंकि हमारी अप्रोच ही इस तरह की थी, उसमें इतना टाइम लगना था. हमारी अप्रोच क्या थी, वो ये थी कि ए ऑफ 3 ने कॉल किया है ए ऑफ 2 को 2 दफ़ा, दरमियान में 1 दफ़ा प्रिंट है. फिर ए ऑफ 2 कॉल कर रहा है ए ऑफ 1 को 2 दफ़ा, दरमियान में 1 प्रिंट है. ये ए ऑफ 1 कॉल कर रहा है ए ऑफ 0 को 2 दफ़ा, दरमियान में 1 प्रिंट है. और ये वाला ए ऑफ 1 भी यही काम करेगा, और ये वाला ए ऑफ 2 भी ए ऑफ 1 को 2 दफ़ा कॉल करेगा, और ये ए ऑफ 1 भी ए ऑफ 0 को 2 दफ़ा कॉल करेगा, और ये भी. तो इसी वजह से नोड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा बन रहे हैं. हमारे पास स्पेस वाइज तो चीज़ें बहुत ऑप्टिमल हैं ऑर्डर ऑफ एन में, लेकिन टाइम वाइज बहुत 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 ज़्यादा टाइम लग रहा है.
2 पावर n इज़ टू मच, एक्सपोनेंशियल टाइम है, मीन क्वाड्रेटिक टाइम से भी कई गुना ज़्यादा। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी ऑप्टिमल अप्रोच। सो लेट्स हैव अ न्यू अप्रोच। अब वो न्यू अप्रोच क्या है हमारी, कि अब उसका जो एल्गो है वो समझे हमने अल्टर कर दिया। वो एल्गो एग्जैक्टली है क्या वो आपको शो नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपको सिर्फ मैं वर्किंग उसकी बता रहा हूँ कि हम एक 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करते हैं जिसमें टोटल जो इनपुट साइज़ है, फॉर एग्जांपल इनपुट हमने सपोज किया था a ऑफ 3 के लिए, तो 0 से 3 तक हम उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं एक रो में, और उसी के कोरिस्पोंडिंग हम उसमें फ़िलहाल नल या कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम करते हैं क्या, हमने कहा जी a ऑफ 3 ने किसको कॉल करना है, a ऑफ 2 को, ठीक है जी। a ऑफ 2 ने किसको कॉल करना है, a ऑफ 1 को, ठीक है। a ऑफ 1 ने किसको कॉल करना है, a ऑफ 0 को, और a ऑफ 0 देखें, a ऑफ 0 का आंसर क्या है, when a is equal to 0 what will it do, it will do nothing, it will print nothing। तो जब ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा तो इट मीन्स यहां पे हम एक एंट्री कर लेंगे ब्लैंक। अब हम दोबारा से जब भी हमारे पास n की वैल्यू 0 होगी तो हम इसको फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, हम सिंपल इस एरे से वैल्यू पुट करके आंसर लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है इसके बाद प्रिंट 1 होना है और उसके बाद a ऑफ 0 को कॉल करना है। तो a ऑफ 0 को कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू मौजूद है। जब वैल्यू मौजूद है तो वी विल सिंपली यूज़ द रिजल्ट एट दिस लोकेशन 0, ठीक है, a ऑफ 1। अब इसके बाद a ऑफ 1 कंप्लीट हो गया, क्योंकि a ऑफ 1 ने यही काम करना था। तो हमें पता चल गया a ऑफ 1 टोटल कर क्या रहा है, a ऑफ 0 को कॉल कर रहा है जो कुछ नहीं कर रहा, 1 प्रिंट कर रहा है और फिर कुछ नहीं कर रहा। तो इसका मतलब a ऑफ 1 कर क्या रहा है, टोटली 1 प्रिंट कर रहा है। तो हम a ऑफ 1 जब कंप्लीट हो गया तो हम इसकी वैल्यू को सेव कर लेते हैं इस एरे के अंदर, तो इस ये 1। अब इस a ऑफ 1 को हम दोबारा कॉल करके ये सारा प्रोसेस नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से वैल्यू पिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, a ऑफ 2 क्या कर रहा है, a ऑफ 1 के बाद 2 प्रिंट करता है और उसके बाद दोबारा a ऑफ 1 को कॉल करता है। लेकिन अगर हम अपनी पिछली अप्रोच पे जाएं तो ये a ऑफ 1 को कॉल करेगा, a ऑफ 1 a 0 को, फिर वो 1 को प्रिंट करेगा, फिर वो a ऑफ 0 को कॉल करेगा। इतने काम की ज़रूरत ही नहीं है, जितनी रिकर्जन चाहिए सिर्फ उतनी इस्तेमाल करें। जिस रिकर्जन को आप अवॉइड कर सकते हैं उससे आप अवॉइड करें, ताकि आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। तो हमने कहा कि जो वैल्यू इस एरे में एट लोकेशन 1 मौजूद है, यानी जो रिज़ल्ट जो पहले से कैलकुलेट हो चुका है, तो दोबारा से एक काम जो पहले से हो चुका है उसको बार बार नहीं करें। डू नॉट री इन्वेंट द व्हील, ठीक है, जस्ट यूज दैट व्हील, बस। रिजल्ट एट दैट इंडेक्स 1 एंड दैट इज 1, इट मीन्स इट विल प्रिंट 1। तो जो इसका सारे का सारा काम है वी नो वट ये करेगा क्या, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेव कर लिया था, ठीक है। अब a ऑफ 3 क्या करता है, a ऑफ 2 को कॉल किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें, जब ये कंप्लीट हो गया तो a ऑफ 2 भी कॉल हुआ a ऑफ 2 भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि a ऑफ 2 ने a ऑफ 1 को कॉल करना था, फिर 2 प्रिंट करना था, फिर a ऑफ 1 को कॉल करना था। तो टोटल ये काम क्या करता, 1 प्रिंट करता, फिर 2 प्रिंट करता, फिर ये भी चूंकि यही काम कर रहा है तो 1 प्रिंट करना, तो इसने टोटल 1 to 1 प्रिंट करना है और एंड हो जाना है। तो हमने जैसे ये फंक्शन कॉल पूरा हुआ इसका रिजल्ट सेव कर लिया। अब दोबारा से कभी हमें a ऑफ 2 के रिजल्ट को कैलकुलेट करने की जरूरत ही, क्योंकि वो हमारे पास आ चुका है। अब a ऑफ 3 ने क्या करना था, a ऑफ 2 को कॉल करना था, वो उसने कर लिया, उसका रिजल्ट आ गया हमारे पास। उसके बाद उसने 3 प्रिंट करना था और उसके बाद उसने दोबारा a ऑफ 2 को कॉल करना था। हमने कहा कॉल नहीं करें, अब जो चीज़ एक दफ़ा कॉल हो चुकी उसका बस रिजल्ट इस्तेमाल होगा। तो a ऑफ 2 का रिजल्ट है 1 to 1, वी विल यूज़ दैट रिजल्ट। और जब ये रिजल्ट हो गया तो देखें इसका आंसर है 1 to 1, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर ये 1 to 1, तो a ऑफ 3 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 to 1 3 1 to 1। अब देखें तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, इसने वही 1 to 1 3 1 to 1 प्रिंट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे रिकर्सिव कॉल्स इतने नहीं है, यहाँ पे टोटल रिकर्सिव कॉल्स कितने हैं, देखिए कुछ स्पेस एक्स्ट्रा लगी है हमारे पास कि वो n, ये अगर 2 डायमेंशनल एरे है फॉर एग्जांपल, तो ये n+1 अगर है तो n+1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट इज़ आल्सो अ लीनियर टाइम। सो ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n इज़ ऑर्डर ऑफ n। सो इसमें कोई स्पेस कोई बहुत ज़्यादा हमारी नहीं बढ़ी, और हमारे पास टाइम कितना बढ़ गया,
बहुत कम। क्यों? टोटल ए ऑफ 3 के लिए टोटल रिकर्सिव कॉल्स कितनी थी? देखें, टोटल फंक्शंस कॉल ए ऑफ 3, ए ऑफ 2, ए ऑफ 1, ए ऑफ 0, ओनली 4. So n plus 1 which takes some constant time c, so that is nothing but order of n, क्योंकि ये तो सिंपल वैल्यू एक्सेस करनी है यहाँ से, ठीक है? तो वैल्यू एक्सेस करनी, सपोज दैट टेक्स सम ऑपरेशन, कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन c, ठीक है? तो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी कहाँ 2 पावर n और कहाँ n, सिर्फ हमारे थोड़ा सा अपने एल्गोरिथम के डिज़ाइन को अल्टर करने से। हमने टेक्निक क्या इस्तेमाल की कि यानी कि इररेलेवेंट रिकर्जन्स को हमने रिमूव किया, जो रिकर्जन्स बार बार आ रही हैं उनको अवॉइड किया। किस तरीके से? कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को हमने सेव किया और उनको जब दोबारा ज़रूरत पड़ी तो हमने इस्तेमाल कर लिया। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये सारी गेम चलाई मैंने इसलिए कि आपके कॉन्सेप्ट की समझ आ गया। हम इसको पूरी डिटेल में नहीं पढ़ रहे बिकॉज दैट इज़ इन कोर्स डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है? लेकिन आपको थोड़ी बहुत समझ हो कि ये डायनामिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। सो व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग? इट इज एसेंशियल रिकर्जन विदाउट रेपिटेशन। जो रिकर्जन एसेंशियल है बस वो तो आप करें, जैसे ए ऑफ 3 ने ए ऑफ 2 को कॉल करना है, 2 ने 1 को करना है, 1 ने 0 को करना है, ये तो आप करें। लेकिन आप इस सारे झंझट में ना पड़ें, क्योंकि जब ए ऑफ 0 एक दफ़ा कैलकुलेट हुआ है तो उसको 7 दफ़ा मजीद कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है? जब ए ऑफ 1 की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है तो यहाँ दोबारा ये सारी गेम करने की क्या ज़रूरत है? और जब ए ऑफ 2 यहाँ कैलकुलेट हो चुका है तो ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तो इनफैक्ट ऑल ऑफ दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। ये सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है। और ये आपके यानी कि मेजर पोर्शन ऑफ ट्री जो है ये आपका एलिमिनेट कर देता है, लेकिन काम वही करता है, ठीक है? वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग इज इनफैक्ट एसेंशियल रिकर्जन, वो रिकर्जन जो बहुत नीडफुल थी, एसेंशियल थी, नेसेसरी थी, विदाउट रेपिटेशन, ठीक है? एक रिकर्जन जो हो चुकी है उस चीज़ को अब दोबारा से हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? तो डेवलपिंग अ डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम जनरली इन्वॉल्व्स 2 separate steps. First, we have to formulate the problem recursively, and that's what we have done. A of 3 calls A of 2, 2 calls 1, 1 calls 0, so that is in fact recursive, ठीक है? And then we will build solution to those recursions from bottom up. So A of 1 का रिजल्ट A of 0, P1 और R of 0 से आ गया है, तो अब ये रिजल्ट बिल्ड हो गया है A of 1 का फ्रॉम बॉटम टू अप। तो अब ये रिजल्ट अब बाद में जब भी जरूरत होगी सिर्फ इस्तेमाल होगा, दोबारा से कैलकुलेट नहीं होगा। A of 2 का रिजल्ट फ्रॉम दिस बॉटम कैलकुलेट होके आ गया है, अब ये सिर्फ इस्तेमाल होगा, दोबारा से वो इतना लंबा दरख्त बनाने की ज़रूरत, इतनी ब्रांचेस की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट वी डू, वी decompose our original problem into sub problem like reduce and conquer or divide and conquer, and these sub problems are dependent because of recursion, ठीक है? रिकर्जन में पता है एक का रिजल्ट दूसरे के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। सो वी विल रिकॉर्ड और सेव दिस रिजल्ट्स ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, ठीक है? एंड वी विल रीयूज देम फॉर फर्दर अकरेंस. So it mostly reduces the complexity from exponential to polynomial time, and in our case it reduces complexity from exponential to linear time. So that is in fact you can say what is ideal scenario, ठीक है ना? ये होता है हमारे पास। तो ये तो सिर्फ आपको मैंने कॉन्सेप्ट देना था कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। ये कभी हमें मौका मिला तो आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इनफैक्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम जब कोई चीज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम किस तरीके से एक ऐसे एल्गो को जो बहुत टाइम ले रहा है, बहुत कम टाइम के अंदर वही काम उससे करवा सकते हैं, ठीक है? आपकी असाइनमेंट नंबर 2 इस सेमेस्टर की, और वो असाइनमेंट क्या है कि यू विल बी गिवन 2 एल्गोरिथम्स इन नेक्स्ट स्लाइड्स फॉर द सेम प्रॉब्लम. यू हैव टू फाइंड द टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड यू हैव टू कंपेयर द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ बोथ द एल्गोरिथम्स, ठीक है? यहाँ आपको दूसरे एल्गोरिथम के अंदर ज़रूरत पड़ेगी कि सॉर्टिंग की, तो उसने ये नहीं बताया सॉर्टिंग कैसे की है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि सॉर्टिंग टेक्स n log n टाइम, ठीक है? तो वो आपको मैं पहले से बता रहा हूँ. ड्यू डेट इज संडे 13 सितंबर 2020 बिफोर मिडनाइट, ठीक है? ग्रुप्स अप टू 4 स्टूडेंट्स आर अलाउड बट दिस आर नॉट मैंडेटरी, ठीक है ना? मैंडेटरी नहीं है, कोई चाहे तो अकेला भी सबमिट कर सकता है, ठीक है? बट नॉट मोर देन 4, ठीक है? नाउ व्हाट दिस असाइनमेंट इज ऑल अबाउट, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. देखो, आप
आपने एक कार खरीदनी है, तो आप चाहते हैं कि आपको बड़ी ऐसी कार खरीदो जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, बड़ी तेज़ होगा, लेकिन आपको पता है जो कारें बहुत तेज़ हैं वो महंगी बहुत हैं। आप कहते हैं ऐसी चीज़ हो जो सस्ती भी हो और तेज़ भी हो। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप किस हद तक किस पे कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है ट्रेड ऑफ तो रहता है, इस तरह स्पेस और टाइम के अंदर ट्रेड ऑफ रहता है, तो यहाँ भी स्पीड और प्राइस के अंदर ट्रेड ऑफ तो रहेगा, ठीक है ना। अब आप ये कह रहे हैं कि चलो एक ऐसा काम करते हैं कि मुझे ऐसी कारों का तो पता चल जाए कि जो सबसे तेज़ ना हो या सबसे सस्ती ना हो, लेकिन इन दोनों को मिला के बाकी सब के ऊपर डोमिनेट करती हो। यानी डोमिनेट कैसे करती हो कि कोई ऐसी कार ना हो जो इससे सस्ती भी हो और इससे तेज़ भी हो, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया में तो ये सबसे आगे हो। अब उसको अगर आप कंप्यूटर के अंदर फार्मूलेट करना चाहें तो आप कहेंगे जी जिस तरह ग्राफ होता है तो उसके अंदर हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होता है, तो यहाँ भी हमारे पास एक 2 डायमेंशनल स्पेस है जिसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स को ड्रा करेंगे, उन पॉइंट्स का एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। तो दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट डोमिनेंट तब कहलाएगा जब उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट दूसरे से ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने एक्स एक्सिस पे स्पीड और वाई एक्सिस पे जो प्राइस है उसको ड्रा किया आपने, ठीक है। और फिर आपने उसको यह देखा है कि मेरे पास अगर मुख्तलिफ़ कारें हैं और उनकी स्पीड और उनकी प्राइस का कम होने को अगर आप ड्रा करना चाहें, ठीक है, तो मैं उसको कहाँ कहाँ प्लॉट कर सकता हूँ। वो आपने उनको प्लॉट किया, फॉर एग्जांपल इस तरह से हो गई, वो प्लॉट हो गई। तो अब आप कहते हैं कि मुझे इनमें से एक ऐसा सेट दे दो मैक्सिमल पॉइंट्स का जिनको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल इन वैल्यूज़ में से ये 4 वैल्यूज़ मैक्सिमम वैल्यूज़ कहलाएंगी, मैक्सिमा का सेट कहलाएंगी, क्योंकि ये 4 वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनको बाकी वैल्यूज़ डोमिनेट नहीं कर सकती। अब ये वैल्यू यानी इस वैल्यू से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं कि जो एक्स और वाई यानी जो इसको डोमिनेट करती हो। यानी 7 13 एक ऐसा पॉइंट है कि कोई और ऐसी वैल्यू नहीं है जो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट में इससे ज़्यादा हो। इस देखें एक्स में तो ज़्यादा हो सकती है इससे, लेकिन वाई में नहीं होगी, ठीक है, या वाई में ज़्यादा हो सकती है, एक्स में नहीं होगी, या दोनों में नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई और वैल्यू का एक्स और वाई यानी कोई और ऐसा पॉइंट हो जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इनसे बढ़ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये चारों ऐसी हैं जो एक अच्छी चॉइस बन सकती हैं, ये चारों किसी ना किसी कार को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इन सब कारों के मुकाबले में इन 4 को कंसिडर करना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है। तो पहला एल्गोरिथम इस सेट को कैलकुलेट करने का ये है जो ब्रूट फोर्स टेक्निक पे मुश्तमिल है, एवरी पॉसिबल कम्बिनेशन को ट्राई कर रहा है और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। जो दूसरा है ये बहुत एफिशिएंट एल्गोरिथम है पहले वाले एल्गोरिथम के मुकाबले में। अब आपको करना यह है कि दोनों का टाइम कम्प्लेक्सिटी फंक्शन निकालना है। फंक्शन कैसे निकालते हैं आपको पता है, ठीक है। उसके बाद उनको बिग O ऑफ समथिंग की फॉर्म में बताना है और फिर दोनों को कंपेयर करना है कि जी अगर इनपुट साइज़ ये हो तो ये कितना टाइम लेगा और ये कितना टाइम ले सकता है, अगर इनपुट साइज़ इतना हो तो ये कितना टाइम ले सकता है और ये कितना टाइम ले सकता है। तो आप देख लें कि एक ही चीज़ का रिज़ल्ट हमें इस एल्गोरिथम से कितना फास्ट मिल रहा है और इस एल्गोरिथम से कितना स्लो मिल रहा है। तो ये काम आपने करना है। थोड़ी सी एफर्ट लगेगी, बल्कि अच्छी खासी एफर्ट आपकी इस पे लगेगी, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो समझें ये इन 15 लेक्चर्स का 14 लेक्चर से हक अदा हो गया। आपने इसको अच्छे तरीके से अगर खुद से कर लिया, ठीक है ना, तो और किसी की हेल्प नहीं ली है तो समझे कि जो हम पढ़ना चाह रहे थे हमने कुछ पढ़ लिया उसमें से, ठीक है ना। जो बेसिक मैं आपको इन 15 लेक्चर के अंदर समझाना चाह रहा था 14 लेक्चर्स के अंदर, वो आपने अचीव कर लिया है, उतना स्किल आपको आ गया है और ये मेरी कामयाबी होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें कि खुद को भी कामयाब करें और मुझे भी कामयाब करें। जहाँ समझ ना आए लेक्चर्स को बार बार देखें, जिस पॉइंट में समझ ना आए उस टॉपिक को बार बार देखें, फिर भी समझ ना आए ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पोस्ट करें, आपस में डिस्कस करें, मुझसे पूछें, मैं आपको इंशाअल्लाह उसका आंसर करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको किस जगह पर कमज़ोरी आ रही है, ठीक है ना, आपको किस जगह पर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कौन सा टॉपिक आपको
समझ नहीं आया है, ठीक है। आप इस पूरी की पूरी डेफिनेशन को भी जो सिनेरियो है उसको पढ़ लें, ठीक है, और फिर इन एल्गोरिथम्स को भी देख लें, और जहाँ समझ ना आए मुझसे पूछें और इसको वक्त पे पूरा करें। मैंने इसीलिए इसका टाइम बहुत ज़्यादा शुरू से ही ज़्यादा टाइम इसलिए दे दिया, 12-13 दिन दे दिए, तकरीबन 2 वीक्स, ताकि आप लोग मज़ीद मुझसे टाइम ना मांगें, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें इसको वक्त पे पूरा करें। अल्लाह आप लोगों का हम नासिर हो। और कोई मुश्किल हो तो बेटा क्वेश्चन ज़रूर किया करो। मुझे सिर्फ ये रहता है शिकवा, या तो आप लोग सब कुछ समझ रहे हो तो इस पर तो मुझे खुश होना चाहिए कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, लेकिन मुझे पता है कि सब चीज़ें समझ नहीं आती हैं, ठीक है, और मुझे अपना भी पता है। तो इसलिए आप लोग अपने साथ इखलास करो, आप लोग क्वेश्चन ज़रूर पूछो, नहीं तो बाद में आपकी कमज़ोरियाँ रह जाएंगी और उसका आपको तो अफसोस होगा, मुझे अफसोस होगा कि मेरे स्टूडेंट को ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं ये नहीं समझा पाया, तो मेरे लिए वो तकलीफ से अमल होता है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चन करो, ठीक है। जो जेन्युइन क्वेश्चन होगा उस पर हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।